हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच की क्लासेस स्टार्ट की हुई है BA6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर 1 की, उसमें हम आज आपका यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको इरावती कर्वे का विचार पढ़ना है जो उन्होंने भारत में रिश्तेदारी पर दिया है। आपका यूनिट है इरावती कर्वे, भारत में रिश्तेदारी। तो आज किस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर एक वीडियो और आएगी जो आपका पार्ट 2 होगी। तो आज का वीडियो आपका पार्ट 1 है। तो बहुत डिटेल में हम भारत में रिश्तेदारी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, उसमें आपको अपनी हर एक यूनिट डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो प्लेलिस्ट को चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इरावती कर्वे के प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इरावती कर्वे का जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1905 को बर्मा में, और तब बर्मा हमारे भारत का ही पार्ट था, लेकिन अब ये अलग है। और इनका नाम किस तरह से पड़ा, देखिए बर्मा की एक बड़ी और महान नदी है और नदी का नाम है इरावती। तो इसी इरावती नदी के नाम पर इनका नाम भी इरावती रखा गया। तो इनका पूरा नाम है इरावती कर्वे, ये याद रखिएगा। इनका जन्म याद रखिएगा 15 दिसंबर 1905 को बर्मा में, और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1970 में हुई थी। और हमारे भारतीय समाजशास्त्र के जो पिता हैं GS घुर्ये, ये उनकी स्टूडेंट थी। और भारत की पहली महिला समाजशास्त्री भी इरावती कर्वे थी। इरावती कर्वे से पहले अभी तक भारत की कोई महिला समाजशास्त्री नहीं बनी थी। ये पहली महिला थी जो समाजशास्त्री बनती हैं, और ये GS घुर्ये की छात्रा थी। देखिए इरावती कर्वे एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री थी और मानव विज्ञानी भी थी। तो ये आप नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वे भारत की समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी भी थी, जिन्होंने भारतीय समाज की पारिवारिक संरचना के बारे में, जाति व्यवस्था और नातेदारी, जिसको इंग्लिश में किनशिप कहते हैं, इस पर उन्होंने शोध किया था। देखिए जब भी भारत में रिश्तेदारी की बात आती है तो इरावती कर्वे का नाम वहाँ जरूर लिया जाता है कि इरावती कर्वे वो भारत की समाजशास्त्री रही हैं जिन्होंने भारत में रिश्तेदारी के ऊपर शोध किया है। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो उन्होंने रिश्तेदारी के ऊपर ही लिखी है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1953 ईस्वी में। तो भारतीय समाज में नातेदारी संबंधों की जटिलताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। इनकी जो बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये उन्होंने भारत में रिश्तेदारी के ऊपर लिखा है। और जब भी भारतीय रिश्तेदारी यानी नातेदारी के संबंधों के बारे में समझना होता है तो उनकी इस बुक को बहुत ही बेस्ट बुक माना जाता है। उन्होंने यह बताया है कि कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कारक नातेदारी संबंधों को प्रभावित करते हैं। देखिए इरावती कर्वे ने जो भारतीय नातेदारी के ऊपर शोध किया है, रिसर्च किया है, तो इनके अकॉर्डिंग भारत का उन्होंने 4 भागों में बंटवारा कर दिया है कि 4 चीज़ों में उन्होंने बांटा है भारत की रिश्तेदारी को, और उन 4 चीज़ों को लेकर उन्होंने अध्ययन किया है, जो कि डिटेल में आप आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। उनके शोध मुख्यतः भारत में विभिन्न क्षेत्रों की नातेदारी संरचना, विवाह पद्धतियों, गोत्र व्यवस्था, उत्तराधिकार नियमों, यानी कि जो इन्होंने शोध किया है भारतीय नातेदारी पर, वो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग है कि हर क्षेत्र की जो नातेदारी संरचना होती है, जो विवाह का तरीका होता है, जो विवाह की पद्धतियाँ होती हैं, जो गोत्र व्यवस्था होती है, सब कुछ अलग होती है क्षेत्र के स्थान पर। और पारिवारिक संबंधों पर केंद्रित था, मतलब इनका मानना है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो नातेदारी है इन सब चीज़ों पर केंद्रित थी। देखिए इरावती कर्वे का कहना है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की भाषा बोली जाती है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और वहाँ का नातेदारी संगठन जातीय एवं पारिवारिक संरचना के स्वरूप पर आधारित होता है, इनका ये मानना है। इरावती कर्वे ने पूरे भारत को 4 विशाल क्षेत्रों में बांटकर नातेदारी का अध्ययन किया है, और ये जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें बांटकर इन्होंने भारतीय नातेदारी का अध्ययन किया है, वो 4 क्षेत्र इस प्रकार है। पहला है उत्तर भारत, दूसरा है दक्षिण भारत, तीसरा है मध्य भारत, चौथा है पूर्वी भारत। कर्वे ने अपने अध्ययन में यह पाया कि इन क्षेत्रों में नातेदारी जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग रूप रखती है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भाषा, प्रदेश तथा नातेदारी के प्रतिमानों के परस्पर संबंध के आधार पर किया है। इनका मानना है कि ये जो अलग अलग स्थान होते हैं, तो कहीं पर प्रीतिवंशीय परंपरा चलती है तो कहीं पर मातृवंशीय परंपरा चलती है। इसी प्रकार नातेदारी शब्दावली में भी अंतर पाए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। विवाह के नियमों की जो दृष्टि होती है वो अलग अलग स्थानों पर हमें अलग देखने को मिलती है, और इसी के आधार पर उन्होंने नातेदारी के बारे में वर्णन जो किया है वो 4 भागों में बांटकर किया है। तो हम इन 4 भागों को आइए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए उत्तर भारत पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है इंडो यूरोपियन भाषाई क्षेत्र, यानी कि जो उत्तर भारत है ये इंडो यूरोपियन भाषाई क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है।
दक्षिण भारत को इरावती कर्वे ने द्रविड़ियन भाषाई क्षेत्र कहा, क्योंकि यहाँ पर द्रविड़ियन भाषा बोली जाती है। मध्य भारत को इन्होंने भाषाई संक्रमणीय क्षेत्र कहा और पूर्वी भारत को इन्होंने एस्ट्रो एशियाटिक भाषाई क्षेत्र कहा, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नातेदारी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और पार्ट 2 की जो वीडियो आएगी यूनिट नंबर 4 पर, उसमें हम मध्य भारत और पूर्वी भारत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले उत्तर भारत को पढ़ते हैं। इरावती कर्वे ने जो उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था समझाई है उसके बारे में आइए देखते हैं। किनशिप सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया। तो हम नातेदारी समूह की अगर बात करें उत्तर भारत में, तो इरावती कर्वे का कहना है कि जो उत्तर भारत है उसमें जो नातेदारी का समूह है वो प्रतिवंशीय परंपरा है। प्रतिवंशीय परंपरा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आप 5th सेमेस्टर तक पढ़ चुके हैं सोशियोलॉजी और इन सब चीजों से आप अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं। इनका कहना है कि इस समूह के सदस्य एक दूसरे को सहायता देते हैं। जो प्रतिवंशीय परंपरा है उत्तर भारत में, तो इस समूह के जो लोग होते हैं वो अपने लोगों को और एक दूसरे को सहायता देते हैं। अगर किसी को भी किसी भी चीज़ में मदद की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये लोग कभी पीछे नहीं हटते, मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी संपत्ति को लेकर लोगों में संघर्ष हो जाता है, क्योंकि देखिए भाई भाई एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहता है उत्तर भारत के अंदर, लेकिन जब बाप की ज़मीन का बंटवारा होता है तो वहाँ संपत्ति को लेकर हर भाई में लड़ाई झगड़ा या संघर्ष हमें देखने को मिलता है। ये कहना है इरावती कर्वे का। तो देखिए संपत्ति को लेकर उत्तर भारत के लोगों के अंदर संघर्ष हो जाता है और संघर्ष के होते हुए कम से कम धर्म विधियों में तो प्रतिवंशीय समूह के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। मगर अगर कोई फेस्टिवल हो जाता है, जो धार्मिक विधियाँ होती हैं या किसी को किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये उत्तर भारत की जो नातेदारी है वो लोगों की मदद ज़रूर करेगी। लेकिन संपत्ति की बात जहाँ आती है संघर्ष हो जाता है और संघर्ष के होते हुए भी वो मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हैं। ये इरावती कर्वे का कहना है। जो उन्होंने शोध किया उत्तर भारत में तो उन्होंने इन चीज़ों को ज़्यादा देखा। इरावती कर्वे ने जब उत्तर भारत में शोध किया रिश्तेदारी को लेकर के, तो उन्होंने गोत्र बहिर्विवाह के बारे में भी बताया है कि यहाँ पर एक ही वंश के जो लड़के या लड़कियाँ होती हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते, वो अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं और अपनी उपजाति में ही लेकिन विवाह करते हैं, लेकिन अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं और अपने गांव से बाहर विवाह करते हैं। लेकिन ये 4 गोत्र विवाह पर यहाँ प्रतिबंध लगाया गया, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को विवाह करना है तो वह उस स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता जो उसके पिता, माता, दादी या नानी के गोत्र से हो। मतलब पिता, माता, दादी, नानी के गोत्र से बाहर वो विवाह करता है, अपने गोत्र में वो विवाह नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर विवाह करेगा अपने गोत्र से बाहर तो अपनी ही उपजाति में विवाह करेगा, शादी करेगा, क्योंकि एक ही जाति की बहुत सारी उपजातियां भी होती हैं। उसके अलावा इरावती कर्वे ने उत्तर भारत में कल्पित नातेदारी के बारे में भी बताया है। कल्पित नातेदारी यानी कि एज्यूम्ड किन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे नातेदारों को शामिल किया है उन्होंने जो वास्तव में खून और विवाह नातेदारी से नहीं होते। इनको पारिवारिक आयोजनों में बुलाया भी जाता है। जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि ये मेरा, बहुत लोग कहते हैं कि ये मेरा मुँह बोला भाई है या मुँह बोली बहन है। मतलब ना उनसे तो खून का रिश्ता होता है ना विवाहिक संबंधी रिश्ता होता है। इनको जैसे कि मान लीजिए कोई आयोजन होता है, जैसे कि मान लीजिए शादी विवाह होता है, कोई लड़की है उसका अपना आप कोई सगी बहन नहीं है, वही एक अकेली लड़की है अपने माता पिता की। अगर अब उसकी शादी हो रही है तो जूता चुराई की जो रस्म होती है तो उसका कोई मुँह बोला बहन आकर जूता चुरा सकता है उसके हस्बैंड का जो बारात लेकर आया है। तो इस तरीके के रिश्ते को कल्पित नातेदारी कहा जाता है। ये बात इरावती कर्वे ने बताई है कि उनको आयोजनों पर किसी भी जैसे आयोजन के दौरान बुलाया जाता है, इनसे खून का या कोई विवाह नातेदारी उनसे नहीं होती। अब देखिए उत्तर भारत में जो नातेदारी होती है उसकी जो शब्दावली होती है वो वर्णनात्मक नातेदारी शब्दावली होती है। इरावती कर्वे का ये कहना है कि उत्तर भारत में जो नातेदारी हमें देखने को मिलती है तो उसमें अगर कोई कुछ किसी का रिश्ता होता है किसी के साथ तो उसको वो उसी नाम से बुलाता है जिससे वाकई जो उसका रिश्ता होता है। जैसे उत्तर भारत में अगर किसी लड़का या लड़की का कोई मामा लगता है तो अपने मामा को मामा ही कहेगी। कोई चचेरा भाई है, चचेरी बहन है तो चचेरी बहन ही कहेगी। ममेरा भाई को ममेरा भाई ही कहेगी। जो देवर लगते हैं लड़कियां उनको देवर ही कहती हैं। जो भाभी लगते हैं लोग उनको भाभी ही कहते हैं। जीजा लगते हैं तो जीजा ही कहेंगे। मतलब जो वाकई में रियलिटी का जो रिश्ता होता है उसी नाम से लोग बुलाते हैं। तो ये होती है
वर्णात्मक नातेदारी मतलब अगर आप किसी को कहेंगे मामा सुनिए तो आपके वो मामा है, तो दूसरा आसपास का जो इंसान होगा वो सुनकर समझ जाएगा कि हाँ आपका इनसे जो रिश्ता है वो मामा भांजी का रिश्ता है, ये आपके मामा लगते हैं। तो इस प्रकार की जो नातेदारी होती है वो वर्णात्मक नातेदारी होती है, यानी कि उत्तर भारत में जो नातेदारी हम देखते हैं यहाँ पे वाकई में जो जिसका जो लगता है वो उसी नाम से उसको पुकारता है। इसके अलावा उत्तर भारत में इरावती कर्वे ने जो शोध किया नातेदारी को लेकर, उसके बाद उन्होंने उत्तर भारत के अनुलोम विवाह के बारे में भी बताया है। अनुलोम विवाह उन्होंने ये बताया कि जो लड़का होता है वो अपने से नीचे घराने की लड़की से शादी करता है, यानी यहाँ पर जो लड़के होते हैं उनको जो शादी करनी होती है वो अपने से निम्न घराने की लड़की से करनी होती है, लड़की को अपने से उच्च घराने के लड़के से शादी करनी होती है। लेकिन यह सब अपने ही उपजाति में करना होता है, मतलब अपने ही जाति उपजाति में ही वो रिश्ता करेंगे, शादी करेंगे। लड़का जो होगा अपने से निम्न घराने की लड़की से शादी करेगा और लड़की की शादी अपने से उच्च घराने के लड़के में होगी। ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। उसके अलावा उत्तर भारत में जो इरावती कर्वे ने उपहारों के आदान प्रदान के बारे में बताया है नातेदारी को लेकर, वो ये है कि यह नातेदारी प्रकृति को समझने में सहायता देती है। जैसे कि देखिए, इरावती कर्वे ने ये बताया कि उत्तर भारत में अनुलोम विवाह होता है कि लड़की अपने से उच्च घराने के लड़के में शादी करेगी, लेकिन वो शादी अपने ही उपजाति में होगी, क्योंकि जाति की बहुत सारी उपजातियां भी होती हैं। लड़का अपने से निम्न घराने की लड़की से शादी करेगा। तो यहाँ पर जो उपहार, जो गिफ्ट का आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार होता है कि जो लड़की वाले होते हैं वो लड़का को उच्च मानते हैं और उनको दहेज वगैरह देते हैं शादी में। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें उपहार को लेकर देखने को मिलती है उत्तर भारत के अंदर कि लड़के वाले, जो लड़की वाले होते हैं वो अपने को निम्न मानकर और लड़के वाले को उच्च मानकर उनको शादी विवाह पर ज़्यादा उपहार और दहेज वगैरह देते हैं। तो देखिए, दूसरा है दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था। इरावती कर्वे के अनुसार हमने उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था को समझ लिया। अब दक्षिण भारत में नातेदारी की किस प्रकार की व्यवस्था है, जो रिश्तेदारी है दक्षिण भारत में वो किस प्रकार की है, आइए अब वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो नातेदारी समूह होता है दक्षिण भारत में वो भी प्रतिवंशीय नातेदार समूह ही होता है। बिल्कुल ये चीज़ कैसी है, उत्तर भारत के जैसी ही है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिवंशीय नातेदार समूह होता है और जब लड़का की शादी होती है लड़की के साथ, तो शादी करने के बाद लड़की को अपने पितृस्थानीय लेकर आता है। पितृस्थानीय का मतलब पैट्री लोकल, यानी कि देखो हम यही चीज़ देखते हैं कि जब शादी हो जाती है लड़की अपने ससुराल जाके रहती है, तो कहाँ रहती है, अपने हस्बैंड के घर रहती है, अपने ससुराल वालों के घर आ जाती है। तो दक्षिण भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है वो प्रतिवंशीय नातेदारी समूह है और शादी के बाद लड़का लड़की को शादी करने के बाद अपने पितृस्थानीय यानी अपने पिता के घर या अपने घर, अपने इलाके में लेकर आ जाता है रहने के लिए। अगर हम दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था को पढ़ रहे हैं इरावती कर्वे के अनुसार, तो वहाँ पर कुट्टम को समझना बहुत जरूरी है कि कुट्टम क्या है दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था में। देखिए, एक ही नातेदारी समूह को कुट्टम कहते हैं। एक कुट्टम के जो सदस्य हैं एक या एक से अधिक गांव में रहते हैं और हर कुट्टम का किसी पुरुष पूर्वज के नाम पर एक विशेष नाम भी होता है। कुट्टम में जब भी धार्मिक आयोजन होता है तो उससे संबंधित जितने भी नातेदार होते हैं उसमें हिस्सा लेना अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। फसल के कटाई के समय कुट्टम के सदस्य एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था में कुट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था को लेकर, वो है विवाह संबंधी नातेदार समूह। देखिए, दक्षिण भारत में इरावती कर्वे ने कहा कि जो विवाह संबंधी नातेदार समूह है उसको मामा मच्चिनन कहा जाता है, यानी इसमें माता यानी माँ और पत्नी के परिवार के सदस्य आते हैं। मतलब जो पत्नी होती है और जो माँ होती है उनके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनको मामा मच्चिनन कहते हैं। और कभी कभी मामा मच्चिमम में व्यक्ति की बहन या उसके पिता के बहन के परिवार के भी सदस्य होते हैं। अगला बिंदु है आपका नातेदारी शब्दावली। देखिए, जो दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था है तो वहाँ पर जो नातेदारी शब्दावली है वो वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली है। इसके पहले आपने क्या समझा, उत्तर भारत में जो नातेदारी शब्दावली है वो वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली है, यानी जो जिसका जो लगता है एग्जैक्ट में वो उसको उसी नाम से बुलाता है। लेकिन दक्षिण भारत में वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली है कि जैसे अगर कोई है, जैसे अगर कोई खड़ा है, आपको बुलाना है आंटी अंकल सुनिए, तो आसपास जितने भी लोग खड़े होंगे वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आपने आंटी कहा अंकल कहा
तो ये आपके पिता के रिश्ते की तरफ से आपके अंकल आंटी लगते हैं या आपके माता के रिश्ते की तरफ से अंकल आंटी लगते हैं। तो यहाँ पर सामने सुनने वाले व्यक्ति को तो क्लियर नहीं होगा, जबकि आपने उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था में देखा कि वहाँ वर्णात्मक होता है कि मामा सुनिए, तो लगता है कि यह आपके माँ के रिश्ते की तरफ से हैं। बुआ सुनिए, तो ये आपके पिता के रिश्ते की तरफ से हैं। ये आपको समझ में आता है। लेकिन दक्षिण भारत में वर्गात्मक होता है। आप कहेंगे ये मेरा कज़िन है, तो कज़िन किधर से है, ममेरा है, फुफेरा है, कैसा है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में ये चीज़ नहीं समझ आएगी, लेकिन उत्तर भारत में ये चीज़ें क्या है एग्जैक्ट में समझ आती हैं। दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था में अगला पॉइंट है वैवाहिक नियम। तो यहाँ पर ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह हो सकता है और यहाँ पर ये एक सकारात्मक नियम माना जाता है। जबकि उत्तर भारत में अभी आपने पढ़ा कि वहाँ पर अपने गोत्र में भी शादी करने पर प्रतिबंध है, और यहाँ पर जबकि दक्षिण भारत में ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह करना सकारात्मक नियम माना जाता है। दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था में अब देखिए उपहारों का आदान प्रदान को किस तरीके से इरावती कर्वे ने एक्सप्लेन किया है। आपने देखा उत्तर भारत में उपहारों का जो आदान प्रदान होता है वो लड़की वाले ही देते हैं अपने को निम्न मानकर और लड़के वाले को उच्च मानकर, जबकि दक्षिण भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है उसमें उपहारों का आदान प्रदान दोहरे विनिमय पर आधारित होता है। दक्षिण भारत में उपहार का आदान प्रदान वर तथा वधु पक्ष का समान योगदान होता है, यानी इसमें दोनों का ही समान योगदान होता है। अगला पॉइंट है कि तीसरी पीढ़ी के संतानों के बीच भेद नहीं किया जाता। दक्षिण भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है उसमें एक बात ये भी इरावती कर्वे ने बताई है कि जो तीसरी पीढ़ी आती है, तीसरी पीढ़ी की जो संतान होती है, औलाद जो होती है, उनमें भेद नहीं किया जाता। जैसे कि नाती और पोता, जैसे कि अगर माँ बाप हैं, माँ बाप का जो बेटा है उसको बेटा पैदा होता है वो पोता लगेगा, और बेटी के अगर बेटा पैदा होता है तो वो नाती लगेगा। तो दक्षिण भारत में उनको पेरहन कहा जाता है और दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। नाती और पोता को समान समझा जाता है, माना जाता है। और जो नातीन होती है यानी बेटी की जो बेटी होती है और जो बेटा की बेटी होती है उसको पोती कहा जाता है। वो अपने दादा दादा की पोती लगेगी और नातिन नानी नाना की नातनी लगेगी। पेरहन और पेती में कोई अंतर नहीं समझा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नाती हो या पोता हो बराबर है, नातिन हो या पोती हो बराबर हो। इस प्रकार की व्यवस्था दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इरावती कर्वे के अनुसार जो भारत में नातेदारी व्यवस्था है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 2 पॉइंट आपका बचता है, मध्य भारत और पूर्वी भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो आपका पार्ट 2 होगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।